वेलकम स्टूडेंट्स, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस की आपके अपने मंच पर स्वागत है आपका। होप यू आर डूइंग वेल विथ योर स्टडी। और पढ़ाई करते रहना जरूरी है ताकि जब आपके एग्जाम्स आए तब तक आपका जो सारा का सारा सिलेबस है वो सिर्फ कवर नहीं हो बल्कि आप रिवाइज कर लो। तो अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहोगे तो फिर इसका मतलब ये होगा कि कंप्लीट भी हो जाएगा और फिर आप रिवाइज भी कर पाओगे। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th में एसएसटी का इकोनॉमिक्स का सेक्शन, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट शुरू कर दिया था। डेवलपमेंट के एस्पेक्ट के बारे में जब हमने पढ़ना शुरू किया तो सबसे पहली चीज यही जानी थी कि ग्रोथ सिर्फ डेवलपमेंट का एक पार्ट है। होल डेवलपमेंट जो है वो ग्रोथ से कहीं ज्यादा है। वृद्धि जो है वो सिर्फ विकास का एक हिस्सा है, बल्कि विकास में और भी कई सारी चीजों को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो हम विकास के अगले एस्पेक्ट्स आज पढ़ेंगे। खास करके हम पढ़ेंगे कि कुछ खास जो परिभाषाएं हैं विकास से संबंधित वो क्या है, और मानव विकास सूचकांक क्या होता है। देखो, मानव विकास सूचकांक या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो यूएनडीपी द्वारा निर्धारित किया जाता है। यूएनडीपी क्या है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका एक विकास कार्यक्रम चलता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में हम जानते हैं कि बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से काम करती है, और पूरे विश्व में चाहे वो बच्चों का पोषण हो, चाहे वो गरीबी रेखा के नीचे के लोगों का पता लगाना और उनको ऊपर लाने के लिए जो कुछ काम करने हो उस तरह के काम है, सामाजिक सरोकार के काम है, शिक्षा से रिलेटेड काम है, ऐसे बहुत से काम संयुक्त राष्ट्र संघ की बहुत सी संस्थाएं कर रही है। तो ऐसा ही एक प्रोग्राम यूनिसेफ द्वारा चलाया जा रहा है जिसको कहा जाता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं यूएनडीपी। तो ये क्वेश्चन बनता है। अच्छा सा देखो, जब आप पढ़ते हो ना तो आप साथ साथ में क्वेश्चंस के एस्पेक्ट को देख के चला करो। कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि व्हाट डज यूएनडीपी स्टैंड फॉर, कि यूएनडीपी की जो है फुल फॉर्म बताइए। तो उसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा एक सूचकांक जारी किया जाता है जिसको कहा जाता है मानव विकास सूचकांक या एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो क्या होता है ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और किस किस आधार पर इसको जारी किया जाता है ये हम पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। आपके इस चैप्टर में बहुत कुछ लंबा चौड़ा नहीं है तथ्यात्मक, सिर्फ कुछ छोटी छोटी ऐसी चीजें, ऐसे नोशंस जो है मेंशन कर दिए गए हैं, और उनकी आपको पूरी हिस्ट्री या ये कह सकते हैं उनकी पूरी आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो ऐसा ही क्वेश्चन बनता है यूएनडीपी या एचडीआई से रिलेटेड। मानव विकास सूचकांक क्या होता है? ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा हर साल प्रकाशित होने वाली अपनी वार्षिक मानव विकास रिपोर्ट के माध्यम से तैयार किया गया एक समग्र सूचकांक है। सूचकांक किसे कहते हैं? इंडेक्स किसे कहते हैं? देखो, जब हम इंडेक्स बनाते हैं, समझिए आपकी क्लास का रिजल्ट आया है, ठीक है, तो उसका इंडेक्स कैसे बनेगा? जिस बच्चे के सबसे ज्यादा नंबर आए हैं उसका ऊपर लिखा जाएगा, फिर सेकंड नंबर जो आए, फिर थर्ड नंबर। अगर वैसे हमें बनाना है तो वैसे ही बनेगा, उसको हम इंडेक्स कहेंगे। आप अपनी कॉपी में बनाते हो इंडेक्स, जो चैप्टर सबसे पहले पढ़ा उसके बारे में लिखा, फिर उसके बारे में फिर उसके बाद जो पढ़ा उसके बारे में, है ना। तो ठीक वैसे ही इंडेक्स का निर्माण किया जाता है यूएनडीपी द्वारा, और ये समग्र सूचकांक है। समग्र या इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कि इसमें सिर्फ ये नहीं देखा जा रहा कि पॉपुलेशन कितनी बड़ी है, इसमें सिर्फ ये नहीं देखा जा रहा कि पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय कितनी बड़ी है, इसमें सारी चीजें देखी जाती है, जिसमें साक्षरता दर भी शामिल है, शिशु मृत्यु दर भी शामिल है। तो ये दर क्या होती है ये तो हम खैर पढ़ेंगे ये अभी अलग अलग परिभाषाओं के माध्यम से, लेकिन इसमें इन सब चीजों को शामिल किया जाता है। देशों के विकास को मापने के लिए जीवन की लंबी उम्र, साक्षरता के स्तर और प्रति व्यक्ति आय जैसे प्रमुख मानदंडों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ये बने कि एचडीआई को तैयार करने के लिए यूएनडीपी या फिर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम किन किन मानदंडों का उपयोग करता है, तो इस तरह के कि किसकी जो जीवन प्रत्याशा है वो कितनी है। जीवन प्रत्याशा का मतलब मैंने आपको बता दिया है पिछले वीडियो में कि भाई पैदा होते समय अगर किसी देश में जो एवरेज जो उम्र है, जो एवरेज एज है, जो औसतन कि कोई व्यक्ति कितना साल तक जिएगा, तो उसको जीवन प्रत्याशा कहते हैं। तो वो जीवन प्रत्याशा, साक्षरता का दर कितना है, स्तर कितना है, और प्रति व्यक्ति आय तो खैर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्केल है ही। विश्व के देशों को, और इस मानदंड के आधार पर ये जो इंडेक्स तैयार किया जाता है इसके आधार पर विश्व के देशों को 4 भागों में बांटा जाता है।
बहुत उच्च विकसित देश, उच्च विकसित देश, फिर मध्यम विकसित और निम्न विकसित। तो इस तरह से ये 4 देशों में इनको डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये होता है HDI, जिसको कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या मानव विकास सूचकांक, तैयार किया जाता है UNDP द्वारा यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा। और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम या UNDP जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है। Human Development Index, it is a composite index prepared by UNDP through its annual Human Development Report published every year. Okay, it is an annum report. Measure parameters such as longevity of life, levels of literacy and per capita income are used to measure the development of countries. World countries are ranked accordingly to very high developed countries, हाई डेवलप्ड कंट्रीज, मीडियम डेवलप्ड कंट्रीज एंड लो डेवलप्ड कंट्रीज। तो ये इसके रैंक बनते हैं। तो ये जितना आपने पढ़ा है ये पूरा पॉइंट टू पॉइंट आपको याद रखना है, किसके द्वारा बनाया जाता है सूचकांक, किस किस को इसमें कंसिस्ट किया जाता है, इसमें शामिल क्या क्या किया जाता है और इसके आधार पर देशों को रैंक कौन कौन सी दी जाती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें इसमें देखी जाती है। सबसे पहली लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, यानी जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। कोई बच्चा अगर जन्म ले रहा है, चलो मैंने पहले भी आपको बताया था कि एक्सीडेंट हो गया तो बात अलग है, कोई ऐसी अनहोनी हो गई तो बात अलग है, लेकिन एवरेज एक व्यक्ति कितने साल जीता है किसी देश में, उसको हम जीवन प्रत्याशा या लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। एवरेज एजुकेशन लेवल, एवरेज एजुकेशन अब पढ़ने को कई जने तो बहुत पढ़ लेते हैं, खूब सारी डिग्रियां ले लेते हैं और कई जने सिर्फ स्कूल ही नहीं जा पाते। तो यानी कि उन सबको मिलाकर उनका जो एवरेज लेवल निकाला जाता है उसको एवरेज लिटरेसी लेवल या लिटरेसी रेट कहते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिसको हम किससे नापते हैं, पर कैपिटा इनकम से। पर कैपिटा इनकम आपने पढ़ लिया है कि 12,056 रुपए अगर पर कैपिटा इनकम किसी देश की है तो वो विकसित देशों में आएगा और भारत की है 1850 के करीब, ठीक है। तो ये होता है HDI और ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं जिनको पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, क्वेश्चन में 1 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है और कई बार एक साथ भी इनको दे दिया जाता है, या फिर कोई चीज अगर आपसे एक्सप्लेनेशन में पूछी जाती है तो आपको बैकग्राउंड में तो बताना ही होता है कि भाई उसका परिभाषा क्या है, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं जो आपको नोट करनी है। सबसे पहली, शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं? 1 वर्ष की आयु से पहले यानी 1 वर्ष कंप्लीट होने से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या उस विशेष वर्ग में 1000 जीवित जन्मों के अनुपात। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर 1000 बच्चे पैदा हुए हैं तो उनमें से कितने बच्चे 1 वर्ष की आयु से पहले मर गए, ये अनुपात निकाला जाता है। समझिए कि अगर किसी साल में पूरे देश में जितने बच्चों ने जन्म लिया उसमें से 10% बच्चे जो है उस समय एक्सपायर हो गए, तो यानी कि शिशु मृत्यु दर कितनी हुई? 100 के करीब, क्योंकि 1000 का 10% 100 होता है। तो यानी शिशु मृत्यु दर जो होती है उस निश्चित एरिया में एक निश्चित समय अवधि में 1000 बच्चों पर 1 साल तक कितने बच्चे जीवित रहे, उस हिसाब से शिशु मृत्यु दर निकाली जाती है, ठीक है ना। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज ए प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइव बर्थ इन द पर्टिकुलर ईयर, ठीक है ना। तो किसी विशेष समय अवधि में किसी विशेष स्थान में 1000 बच्चे अगर जन्म लेते हैं तो उनमें से कितने बच्चे 1 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले ही मर जाते हैं, उसी अनुपात में शिशु मृत्यु दर निकाली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है साक्षरता दर या लिटरेसी रेट। यह 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में साक्षर जनसंख्या के अनुपात को मापता है। कहने का मतलब उसी निश्चित जगह में जिसकी हम बात कर रहे हैं, किसी देश या किसी राज्य में 1 साल में 7 वर्ष तक के बच्चे जो हैं उनमें से कितने पढ़ लिख रहे हैं, कितने नहीं पढ़ लिख रहे हैं, उनका अनुपात जो है वो साक्षरता दर कहलाता है। लिटरेसी रेट, इट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पीपल इन द 7 एंड अबव द एज ग्रुप, मतलब 7 या उससे ऊपर के कितने व्यक्ति पढ़े लिखे हैं और कितने नहीं पढ़े लिखे हैं। 7 वर्ष से नीचे के बच्चों को इसमें काउंट नहीं किया जाता। शुद्ध उपस्थिति अनुपात, शुद्ध उपस्थिति अनुपात ये भी लिटरेसी रेट से रिलेटेड टर्म है। ये समान आयु वर्ग के बच्चों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में स्कूल जाने वाले
6 से 10 आयु वर्ग के बच्चों की कुल संख्या है। यानी कि टोटल जितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनमें 6 से 10 साल तक के कितने बच्चे कंटिन्यूस स्कूल जा रहे हैं, कितनों ने ड्रॉप आउट किया है, इसका अनुपात, इसका जो प्रोपोर्शन निकाला जाता है उसको शुद्ध अनुपस्थिति अनुपात कहा जाता है, या उपस्थिति अनुपात यानी नेट अटेंडेंट रेशियो उसको कहा जाता है। It is the total number of children of age group 6 to 10 attending school as a percentage of total number of children in the same age group। ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके डेफिनेशंस है जो पिछले वीडियो में जो बताई थी डेफिनेशंस, उनके साथ आपको इनको भी ऐड करना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी टर्म आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इनको कन्वर्ट किया जा सकता है आपको एमसीक्यूज के द्वारा भी, कि अगर ये है कि हम इतने वर्ष से या इससे ऊपर के व्यक्तियों को जो है साक्षरता दर नापते हैं तो उसको क्या कहा जाता है। तो यानी इसको एमसीक्यूज में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, ये फिलअप में भी आ सकता है, या वन लाइनर क्वेश्चन में भी आ सकता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्म्स आपको पता होना। और वैसे भी जब आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो कुछ टर्म्स की जानकारी आपको होनी ही चाहिए। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है बीएमआई। बीएमआई का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। क्या होता है बॉडी मास इंडेक्स? देखिए, ये पता लगाने का एक तरीका है कि वयस्क कुपोषित है या नहीं है। देखो, सबसे पहले हम इस चीज को देखते हैं कि जब मानव शरीर जो है ग्रो करता है, वृद्धि करता है, तो उसको निश्चित न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है, कुछ पोषण की जरूरत होती है। जैसे हमें खाने में कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, हमें फैट भी चाहिए, हमें प्रोटीन भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, हमें सब कुछ अपने अपने प्रॉपर प्रोपोर्शंस में चाहिए। तो होता क्या है, जब सब कुछ सही प्रोपोर्शन में इंसान को मिलता है तो वो सही रूप से वृद्धि करता है। तो एक ऐसा तरीका निकाला गया है जिसको जो है नंबरिंग में डिवाइड किया गया। फिर उस नंबरिंग से ये पता लगाया जाता है कि कोई व्यक्ति मल न्यूट्रिएंट है या प्रॉपर न्यूट्रिएंट है, मतलब उसको प्रॉपर न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, उसको पोषण अच्छे से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये पता लगाने का तरीका है, वो कहलाता है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स जो है एक व्यक्ति के वजन को ऊंचाई के वर्ग से विभाजित करता है। ये आंकड़ा अगर 18.5 से कम है तो व्यक्ति कुपोषित माना जाएगा। यदि यह बीएमआई जो है वो 25 से अधिक है तो व्यक्ति अधिक वजन वाला है। देखो, इसका सूत्र जो है वो ये है कि जितना वजन है व्यक्ति का उसको केजी में लिखा जाएगा, उसको फिर जो है उसकी हाइट को 2 बार इंटू किया जाएगा और उससे उसको डिवाइड किया जाएगा। जैसे उसकी जो भी हाइट है उसको फिर से 2 बार उससे डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। और उसको जो भी आएगा उसको 1000 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और इससे जो भी आंसर आएगा वो कहलाता है व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स। तो ये कई बार वेट में अगर किलो में नापा जाता है तो इस तरह से है, अदरवाइज अगर वेट को पाउंड्स में लिखा जाता है तो हाइट को भी इंचेस में लिखा जाता है, ठीक है ना। अगर वेट किलो में लिखा जा रहा है तो हाइट को सेंटीमीटर्स में लिखा जाता है, और अगर वेट पाउंड में लिखा जाएगा तो हाइट को इंचेस में लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो ये बॉडी मास इंडेक्स है ना। इस बॉडी मास इंडेक्स में अगर 18.5 से नीचे आ रहा है बॉडी मास इंडेक्स, इसका मतलब वो अंडरवेट है, ठीक है। अगर वो 18.5 से 25 तक है तो यानी वो ऑप्टिमल है। ऑप्टिमल यानी सही, बिल्कुल सही सही। 25 से 30 तक मतलब ओवरवेट, और 30 से भी ऊपर अगर वो चला जाता है तो वो उसको ओबेस कहा जाता है, यानी वो मोटापे की श्रेणी में रखा जाता है। तो ये जो कैटेगरी है ये भी यूएनडीपी के जो हमने एचडीआई पढ़ा था उसी के प्रोग्राम का एक हिस्सा है, जिसमें ये वर्ल्ड वाइड स्केल माना जाता है। इसको पूरे वर्ल्ड में जो है मान लिया गया है कि अगर बॉडी मास इंडेक्स पता करना है तो ये एक सही फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड आपको ये ध्यान रखना है, आपको सिर्फ ये टेबल याद रखनी है कि क्या इसकी टेबल है। अगर ये 18.5 से नीचे है तो इसका मतलब अंडरवेट है, 18.5 to 30 इट इज ऑप्टिमल, एंड अबव 30 इट विल बी काउंटेड इन ओबेसिटी, ठीक है। और ये इसका फॉर्मूला है कि आपकी जो भी टोटल वेट है उस वेट को हाइट से 2 बार डिवाइड किया जाता है और उसके बाद में जो भी आता है उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है ना। वन वे टू फाइंड आउट adults फॉर undernourished is to calculate body mass index. Divide the weight to a person by the square of the heights. If this figure is less than 18.5 then the person would be considered undernourished.
इफ दिस BMI इज मोर देन 25 देन ए पर्सन इज ओवरवेट। तो ये क्यों पता लगाया जाता है? देखो विश्व में जनसंख्या जो है, जनसंख्या को इस लिहाज से भी उसका पता लगाया जाता है कि कितनों को सही पोषण मिल रहा है, कितने कुपोषित हैं, ठीक है ना, कितने मलन्यूट्रिड हैं और कितनों को न्यूट्रिशन सही मिल रहा है। इससे होता क्या है, ये जो यूनिसेफ है, यूनेस्को है, ये यूनिसेफ जैसी जो संस्थाएं खास करके बच्चों के लिए जब काम करती है तो जरूरी होता है कि ये पता लगाएं कि कितने बच्चों को पोषण नहीं मिल रहा है और उनको फिर इंटरनेशनल एड दी जाए, उनको अंतर्राष्ट्रीय मदद प्रदान की जाती है उन देशों को जहां ऐसे बच्चों का प्रोपोर्शन ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो ये बॉडी मास इंडेक्स का ये जो सिनेरियो है, ये आपको पता होना चाहिए कि बॉडी मास इंडेक्स क्या है, और खास करके आपको ये पता होना चाहिए कि बॉडी मास इंडेक्स अगर 18.5 से नीचे है तो इसका मतलब अंडरवेट है, अगर 18.5 to 25 है तो इसका मतलब वो ऑप्टिमल है, 25 से 30 है तो वो ओवरवेट है, और 30 से भी ऊपर है तो वो ओबेसिटी में काउंट किया जाएगा। अब एक लास्ट जो आपके नोशन बच रहा है इस चैप्टर में, वो है सतत विकास की अवधारणा। सतत का मतलब होता है कंटिन्यू, जो चलता रहे, जो बिल्कुल ही रुके नहीं, ठीक है ना, जिसको हम सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कह सकते हैं। सस्टेनेबल शब्द पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं जब हमने ज्योग्राफी सेक्शन में पढ़ा था, जब हमने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था कि सस्टेनेबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो वैसा ही कुछ नोशन, वैसा ही एक विचार सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी है। रिसोर्सेज में आपको याद होगा जब हमने पढ़ा था तो कहा था कि रिसोर्सेज का उपयोग ऐसे किया जाए, संसाधनों का उपयोग ऐसे किया जाए कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को ये नहीं है कि उनके लिए लुप्त हो जाए, उनको भी उसी प्रोपोर्शन में वो मिलता रहे, तो उसको हम कहते हैं सस्टेनेबल यूज। उसी तरह सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास भी उसको कहा जाए कि कहीं ऐसा नहीं हो कि हम अपने विकास करने के चक्कर में आने वाली पीढ़ियों के लिए भूल जाएं, ठीक है ना। गांधी जी का वो कोटेशन याद आ रहा है ना, जिसमें उन्होंने कहा था कि वी हैव एनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट हैव नॉट एनफ फॉर एनीवन्स ग्रीड। हमारे पास सबकी जरूरतों के लिए तो बहुत है, लेकिन एक के भी लालच के लिए पूरा नहीं पड़ता है हमारे पास, ठीक है ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी इसी विचार पर काम करने वाली अवधारणा है, जिसका अर्थ है कि पर्यावरण को बाधित किए बिना, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास किया जाए। ये विकास की वो प्रक्रिया है जो भावी पीढ़ी की जरूरतों से समझौता किए बिना वर्तमान जरूरतों को पूरा करती है। हम अपनी जरूरतों को पूरा करेंगे, हम अपना विकास तो करेंगे, लेकिन उसके लिए भावी पीढ़ी के विकास पर किसी तरह की आंच नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। तो उसको हम कहेंगे सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है ये भी, इस पर पूरा क्वेश्चन आता है आपके। इट मीन्स डेवलपमेंट विदाउट हैम्परिंग द एनवायरमेंट। It is the process of development that satisfies the present needs without compromising the needs of the future generation. अब जब हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो प्रॉपर्टीज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लान क्या क्या होते हैं, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है। सबसे पहले तो फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज एंड प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उससे लड़ते हुए और अपनी जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, उसको बनाए रखना है। ये क्यों जरूरी है? क्या सिर्फ इसलिए कि हमारे पास दिमाग है, हमने ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज यूज कर लिए हैं, हमें पता है कि किन रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है, क्या हमें कोई भी हक है कि हम किसी भी प्रकार के जीव को लुप्त होने दें या ऐसी परिस्थितियां पैदा करें कि कोई जीवन जो है लुप्त हो जाए? नहीं ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्लाइमेट चेंजेस को रोकते हुए बायोडाइवर्सिटी को बचाना है, यानी जलवायु में जो परिवर्तन हो रहे हैं लगातार उसको रोकना है और जैव विविधता को बनाए रखना है, यानी कि जीवों को हर वो पर्यावरण उपलब्ध कराना है जिसके साथ वो इस पर्यावरण में, इस पृथ्वी पर अपने अस्तित्व को बचाए रख सके। दूसरा, कंट्रीब्यूटिंग टू द वेल बीइंग ऑफ आवर कम्युनिटीज। हमें अपनी कम्युनिटीज, यानी सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, पूरी कम्युनिटी, पूरे समाज के बारे में सोचना है और ऐसे कार्य करने हैं जिससे पूरे समाज का हित हो, सिर्फ अपना हित नहीं देखना है। सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक वृद्धि ऐसी हो जो सस्टेनेबल रहे। ऐसा नहीं कि एक साल तो जो है वो बहुत जबरदस्त उछाल मारी है कि 10 की गति से आर्थिक वृद्धि कर ली है और दूसरे साल कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए।
एक एवरेज हम वृद्धि करें, लेकिन करते रहें, लगातार करते रहें। इनोवेशन, डिजिटलाइजेशन एंड क्वालिटी फॉर आवर कस्टमर्स। इनोवेशन रखें, इनोवेशन करते रहें, लेकिन इनोवेशन किस दिशा में जाए? इनोवेशन उस दिशा में जाए जहां की वो सतत विकास की अवधारणा को और ज्यादा पोषित कर सके। गुड गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड स्टॉक होल्डर्स एंगेजमेंट, यानी कि गवर्नेंस ऐसी हो, हमारी सरकार ऐसी हो। ये सब क्या है? ये सब है कि हम किस तरह से सस्टेनेबली डेवलप कर सकते हैं, किस तरह से हम विकास की धारणा को सतत बनाए रख सकते हैं। तो ये सब चीजें उसमें शामिल होती है। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 5P का एक फॉर्मूला है, 5P, ठीक है ना। 5P में क्या क्या आता है? सबसे पहले आता है पीपल, लोग, यानी कि हम। दूसरा आता है प्रोस्पेरिटी, लोग हम हैं, हम किस लिए जीते हैं? ताकि हम आराम से जीते हैं। तो दूसरा P आता है प्रोस्पेरिटी के लिए, हम अपनी भलाई के लिए, हम अपने आप को जो है विकास करने के लिए काम करते हैं। तो प्रोस्पेरिटी यानी समृद्धि, हम समृद्ध होते रहें, ये भी जरूरी है। तीसरा P है पीस का, यानी शांति का, शांति बनी रहे। ऐसा नहीं हो कि हम अपने ग्रोथ के लिए दूसरों को मार काट करें या फिर इस तरह का कुछ भी नहीं हो। तो अगला P है पार्टनरशिप का, चौथा। पार्टनरशिप का मतलब जो भी करें हम वो मिलजुल के करें। और पांचवा P है प्लेनेट का, प्लेनेट यानी हमारा ग्रह। तो यानी हम इन पांचों P को बनाए रखेंगे, लोगों को भी, हमारी प्रोस्पेरिटी, हमारी समृद्धि को भी, हमारी शांति को भी, हमारी साझेदारी को भी और हमारे ग्रह को भी। ये पांचों P जब बचे रहेंगे तो उसी को हम कहेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास। ये पांचों P हमें बचाए रखने, ठीक है ना। तो यही होगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा, ठीक है। अब आपके चैप्टर में जो लास्टली जो केस स्टडीज दी हुई है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इस चैप्टर में बहुत ज्यादा केस स्टडीज नहीं है, लेकिन आपके जो एनवायरनमेंट की जो बात की जा रही है उसको लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। और वो ये है कि एक जहाज ने एक शहर के आसपास के समुद्र में 500 टन तरल जहरीले कचरे को खुली हवा में डंप कर दिया। अब हम सबको पता है कि अगर कोई लिक्विड ऐसा है तो वो समुद्र में अगर डूबेगा नहीं, अगर वो ऑयल से रिलेटेड है तो वो डूबेगा नहीं, वो पानी के ऊपर तैरेगा। और वो क्या करेगा? वहां की जो जैव विविधता है उसको खत्म कर देगा, क्योंकि उस पानी से होकर ऑक्सीजन नहीं जाएगी और वहां रहने वाले जीव जंतु मर जाएंगे। अब अगर वो कचरा डूबने वाला है तो वो डूब जाएगा और वैसे ही वहां के जो जहरीले रसायन है वो उस पूरे पानी को दूषित कर देंगे। तो थोड़ा ही नहीं, 500 टन जहरीला कचरा डंप किया। ये अफ्रीका के एक देश आइवरी कोस्ट के आबिदजान नामक शहर में हुआ था, ठीक है। हुआ कहां था? ये दक्षिण अफ्रीका में। अत्यधिक जहरीले कचरे के धुएं ने मतली, त्वचा पर चकत्ते, बेहोशी, दस्त आदि का कारण बना। 1 महीने बाद 7 लोगों की मौत हो गई, 20 अस्पताल में और 26,000 ने जहर के लक्षणों का इलाज करवाया। पेट्रोलियम और धातुओं में काम करने वाली एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने आइवरी कोस्ट की एक स्थानीय कंपनी को अपने जहाज से जहरीले कचरे का निपटान करने के लिए अनुबंधित किया था। अब देखो ये क्या है? ये सिर्फ अपना फायदा देखने की बात है। जब हम बात कर रहे होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो मैंने आपको कहा था कि उसमें एक P आता है पार्टनरशिप का भी, साझेदारी का भी, यानी हम मिलजुल के काम करें। लेकिन मिलजुल के काम करने का मतलब ये नहीं है कि जो 5वां P है प्लेनेट, उसको बर्बाद कर दें, ठीक है ना। मिलजुल के काम करते हुए हमें पीस को भी बनाए रखना है, हमें पीपल को भी बनाए रखना है, हमें प्रोस्पेरिटी को भी बनाए रखना है और हमारे प्लेनेट को भी बनाए रखना है। लेकिन उस पार्टनरशिप के लिए ये नहीं हो कि हम पार्टनरशिप के लिए बाकी चीजें भूल जाएं। तो किया क्या गया? इस तरह से डंप किया गया और जो कचरा है वो सारा समुद्र में मिला। लोग परेशान हुए, वहां की जो एक्वेटिक लाइफ थी वो डिस्टर्ब हो गई, जो भी जलीय जीवन था वो डिस्टर्ब हो गया। और इन सब से अल्टीमेटली किसको नुकसान हुआ? नुकसान हमको ही हुआ, ठीक है ना। बहुत से लोग जो है परेशान हुए, बीमार हो गए, मौत हो गई 7 लोगों की, 26,000 लोगों को इलाज करवाना पड़ा। A vessel dumped 500 tons of liquid toxic wastes into open air dumps in a city and in the surrounding sea. This happened in the city called Abidjan in Ivory Coast, a country in Africa. The fumes from the highly toxic waste caused nausea, skin rashes, fainting, and after a month 7 persons were dead,
20 in hospital and 26,000 treated for symptoms of poisoning। तो 26,000 लोगों पर इसका फर्क पड़ा। एक जगह कचरा डाला गया और 26,000 लोगों पे फर्क पड़ा। तो ये केस स्टडी क्यों बताई गई है? देखो, हम कुछ भी करते हैं, हम पृथ्वी के लिए चाहे अच्छा करें चाहे बुरा करें, वो अल्टीमेटली हमारे पास ही लौट के आता है, ठीक है ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसकी अवधारणा इसी से रिलेट करती है कि हम किस तरह से डेवलपमेंट करते हैं, वो डेवलपमेंट अल्टीमेटली हमारे तक ही लौट के आएगा। अब हमने अच्छा किया है तो भी हम तक लौट कर आएगा, और हमने बुरा किया है तो भी हम तक लौट के आएगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो आपके वाटर से रिलेटेड है। वाटर स्कैर्सिटी बहुत ही बड़ी समस्या हो गई है। वाटर स्कैर्सिटी का मतलब होता है पानी की कमी। पानी की कमी से जो है हम देखते हैं कि लगभग पूरा विश्व जूझ रहा है आज के टाइम में। तो दो चीजें हैं। सबसे पहली ये बताया गया है कि पानी की कमी जो है हमें किस तरह से इफेक्ट करती है, किस तरह से आज से कुछ सालों बाद, यानी कि आज से 30 साल बाद 2050 में लोगों की लाइन लगी होगी एक बाल्टी पानी के लिए भी, ठीक है ना। और कोई अपने बच्चे को ये कह रहा होगा कि एक टाइम ऐसा होता था जब पानी हमारे घरों तक आता था, हमें तो अब लेने के लिए जाना पड़ रहा है। तो ये सिचुएशन नहीं आए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें करना चाहिए, बहुत से मेजर्स हैं जो अपनाने चाहिए। सबसे पहले वाटर योर यार्ड एंड आउटडोर प्लांट्स अर्ली और लेट इन द डे। या तो सुबह सुबह पानी दे दो पौधों को, या फिर लेट दो शाम को, ताकि जो वेपराइजेशन है, इवोपरेशन जो होता है वो बहुत थोड़ा होता है। दोपहर के समय में जब पौधों को पानी दिया जाता है तो बहुत से मात्रा में पानी जो है वो इवोपरेट हो जाता है। तो वो इवोपरेशन कम हो, वाष्पीकरण कम हो, इसलिए पानी देने के समय का ध्यान रखा जाना चाहिए। दूसरा, जब आप शावर ले रहे हो नहाते समय, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आप शावर 5 मिनट से ज्यादा नहीं ले, क्योंकि शावर लेते हैं तो उसमें पानी ज्यादा वेस्ट होता है। ऐसी वस्तुएं, ऐसी मशीनें या वॉशिंग मशीन ऐसी यूज करनी चाहिए, या पानी से रिलेटेड जो भी आपके गैजेट्स हैं वो ऐसे होने चाहिए जिनको 4 से ज्यादा स्टार मिले हुए हो। ज्यादा स्टार का मतलब होता है वो ज्यादा इकोलॉजिकल होते हैं। अपना नल जो है वो टपकता नहीं रहना चाहिए, उसके नीचे एक जाली लगी हुई होती है, वो जाली जरूर लगवानी चाहिए ताकि पानी कम से कम टपके। जब आप फ्लश करें तो ध्यान रखें, फ्लश लगवाते समय घर में ऐसा लगवाएं वो जो बहुत ज्यादा पानी वेस्ट करने वाला नहीं हो। साथ ही ऐसे प्लांट लगाएं जिनमें पानी की रिक्वायरमेंट कम हो। ऐसे जो है पानी को, या जो नोजल लगे होते हैं आपके शावर के आगे, वो भी ऐसे लगाएं जो कम से कम पानी को ज्यादा से ज्यादा दूर तक फ्लश कर सके। जब आप ब्रश कर रहे हो या हाथ धो रहे हो तो बहुत ज्यादा देर तक टैप को खुला नहीं छोड़ें। जब आप बर्तन धो रहे हो तो आप ध्यान रखें कि थोड़ी देर के लिए नल को बंद करें और उस समय डिशेस को जो है साबुन लगाएं। ये छोटे छोटे, ये दिखने में बहुत छोटे मेजर्स लगते हैं, ऐसी बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं जिनको अपनाकर हम बहुत सारा पानी बचा सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन बनता है कि आप अपने घरों के दैनिक जीवन में, डे टू डे जो लाइफ होती है उसमें पानी की बचत किस तरह कर सकते हैं। तो इसका एक क्वेश्चन का ये आंसर दे सकते हैं आप, और इसीलिए आपके जो चैप्टर है उनमें केस स्टडीज दी जाती है। तो ये चैप्टर यही खत्म होता है, इसके साथ ये वीडियो भी यही खत्म होता है। अगले वीडियो में हम मिलेंगे Q&A सेशन के साथ। आज का जो वीडियो आपने देखा ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके डेफिनेशंस के लिए भी। जो दोनों केस स्टडीज हैं उनसे बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो जरूरी है कि आप साथ साथ में पढ़ते रहें और साथ साथ में उनको नोट भी करते रहें। जितना आप हाथ से लिखोगे ना उतना ही आपको ज्यादा याद रहेगा। तो साथ साथ में हमेशा पेन पेपर लेकर बैठा कीजिए, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आई है तो कॉमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कीजिए। विल ट्राई आवर बेस्ट टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। थैंक यू।